हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लेके आए राजनीतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमारे लिए प्री और मेंस का पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जिसमें केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और डीएसएसबी में जो मेंस पेपर होता है जो ऑब्जेक्टिव का होता है उसमें भी हेल्पफुल होगा। ठीक है। और यूपी, टीजीटी, पीजीटी का और एलटी ग्रेड का जो प्री और मेंस होगा उसमें ही हेल्पफुल करेगा। और टॉपिक क्या है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना और संवैधानिक प्रावधान और क्षेत्राधिकारों के बारे में जो जानकारी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी उसका इतिहास क्या है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है। क्या जानते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम कब आया था? भारतीय परिषद अधिनियम आया था 1861। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम जो आया था उसी के द्वारा उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। यानी कि भारत में हाई कोर्ट की स्थापना किसके तहत की गई थी? तो भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना या हाई कोर्ट की स्थापना 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत की गई थी। सबसे पहला उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला उच्च न्यायालय बम्बई में, फिर उसके बाद मद्रास में, फिर उसके बाद कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। और ये उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? 1862 में हुई थी। और कौन सा अधिनियम आया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में आया था। और 1862 में बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में क्या की गई थी? हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। अब बात करते हैं 2013 में। किसमें? 2013 में किस उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? तो 2013 में त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। यानी कि हाई कोर्ट में पूछ देगा कि 2013 में किस उच्च न्यायालय क्या हुआ है, हाई कोर्ट की स्थापना हुई? तो त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर में। सबसे लास्ट में जो अभी वर्तमान समय में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान समय में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है, 25। यानी वर्तमान समय में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 हाई कोर्ट हैं। 25वां हाई कोर्ट किसे बनाया गया है? तो 25वां हाई कोर्ट जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश के लिए अमरावती में 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। कब? अमरावती में 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है जनवरी 2019 में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अब बात करते हैं कि संवैधानिक प्रावधान किसमें दिया गया है। तो उच्च न्यायालय का जो संवैधानिक प्रावधान या हाई कोर्ट का जो संवैधानिक प्रावधान दिया गया है वह भाग 4 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? भाग 4 नहीं, भाग 6 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? भाग 6 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछ देगा कि हाई कोर्ट का जो कौन से भाग में है, संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया? तो भाग 6 में वर्णन किया गया। भाग 6 हाई कोर्ट। भाग 6 हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से 232 तक है। यानी भाग 6 है और अनुच्छेद कितना है? तो हाई कोर्ट के लिए अनुच्छेद है 214 से 232। कितना है? 214 से 232 तक हाई कोर्ट है। ठीक है। अनुच्छेद की बात करें 214 में क्या लिखा हुआ है? तो 214 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 230 संसद विधि द्वारा किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार किसी संघ राज्य क्षेत्र पर कर सकती है या किसी संघ राज्य क्षेत्र से उसे अपवर्जित कर सकती है। तो कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। किसके द्वारा? विधि बना के। ठीक है। किसी भी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार किसी संघ राज्य क्षेत्र पर कर सकती है या उससे बाहर भी कर सकती है अनुच्छेद 230 के तहत। अनुच्छेद 231 में क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 231 में कहा है कि संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों या 2 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। किसमें कहा है? तो अनुच्छेद 231 में कहा है। ठीक है। अनुच्छेद 241 में क्या कहा गया कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अलग से उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है। जैसे 1966 में दिल्ली के लिए, यानी दिल्ली के लिए हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो 1966 में की गई है। ठीक है। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो यह अनुच्छेद 241 में क्या लिखा है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अलग से उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है। यानी कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी है, तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में भी है। तो आप कहोगे कि यहाँ पे हाई कोर्ट की क्या ज़रूरत है? तो हाई कोर्ट की ज़रूरत पड़ जाती है उस क्षेत्र के लिए, उस संघ क्षेत्र के लिए। तो इसकी व्यवस्था किसमें करी गई कि यानी किसी संघ राज्य, यूनियन टेरिटरीज़ के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना की जा सकती है। तो वह कहा गया है 241 में। ध्यान देना है, संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों, यानी कि दो राज्य या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना होगी और एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। इसमें कहा गया है 231 में कहा गया है। और 230 में क्या कहा गया? संसद विधि द्वारा किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार किसी संघ राज्य क्षेत्र पर कर सकती है, किसी संघ राज्य क्षेत्र से उसे अपवर्जित कर सकती है। संयुक्त क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? तो कहाँ? जैसे कई उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों पे है। जैसे चंडीगढ़
चंडीगढ़ में कौन सा है? तो पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़, ये 3 क्षेत्राधिकार आ जाते हैं चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में। ठीक है। गुवाहाटी, गुवाहाटी में कौन कौन सा है? असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है। एर्नाकुलम हाई कोर्ट में कौन कौन सा आता है? केरल आता है, लक्षद्वीप आता है। कलकत्ता हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का आता है। मुंबई हाई कोर्ट में महाराष्ट्र है, गोवा है, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव है। ठीक है। तो ये जो संयुक्त बनाए गए हैं, तो वर्तमान में कितने हैं? तो 25 हाई कोर्ट हैं। अब बात करेंगे कि हाई कोर्ट के लिए योग्यता की बात किसमें कही गई है कि हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा उसकी योग्यता कितनी होगी? तो उसके बारे में बात की गई आर्टिकल 217 में। एक व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य होगा यदि वह भारत का नागरिक हो, न्यायिक अनुभव के तौर पर उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो। ठीक है। मूल नोट्स में इसे राज्य में 10 वर्ष राज्य न्यायिक सेवा के रूप में भी लिखा गया है, जो न्यायिक पद को दर्शाता है। अधिवक्ता अनुभव, वह किसी भी उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक ऐसे न्यायालयों में 10 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता रहा हो। ठीक है। तो इसकी योग्यता हो जाएगी किसकी? हाई कोर्ट के न्यायालय की। नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति भी 2017 में, यानी कि 2017 नहीं 217, 2000 क्यों पहुंच रहा है मेरे भाई? तुम अलग ही एक्स्ट्रा क्यों बोलता है? तो 217 में कार्यकाल की बात है, नियुक्ति की बात है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के नियुक्ति की बात है, कार्यकाल की बात है और किसकी बात है? तो योग्यता की बात है। तीनों बात आर्टिकल 2017 में ही कही गई है। ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश CJI सहित अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से किया जाता है। यानी 5 लोग मिल के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं, चयन करते हैं। नोट, जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के राज्यपाल और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श की जाती है। हालांकि अब परामर्श मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। शपथ की बात किसमें कही गई है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ की बात की जो कही गई है, वह कही गई है 219 में। किसमें कही गई है? 219 में कही गई है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल या उसके द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बात करें तो उसका सेवानिवृत्ति और बात करें तो किसमें दिया हुआ है? कार्यकाल 217 में दिया हुआ, अनुच्छेद 217 में 3 चीज़ें दी हुई है, हमने अध्ययन कर लिया। योग्यता के बारे में, नियुक्ति के बारे में और कार्यकाल के बारे में 217 में दिया हुआ। मूल संविधान में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी दी गई है? तो 60 वर्ष दी गई थी मूल संविधान में। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की रिटायरमेंट की बात कब कही गई है? तो 60 वर्ष कही गई है। 15वें संविधान संशोधन, 15वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1963 में 15वां संविधान संशोधन हुआ था। 1963 में 15वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की क्या है? सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी वर्ष कर दी गई? तो 62 वर्ष कर दी गई थी। 2 वर्ष इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ा दी गई। कब? 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। मूल संविधान में कितनी दी गई है? 60 वर्ष। कुछ और पॉइंट्स मिलते हैं। सेवानिवृत्ति की आयु से संबंधित विधेयक की बात की जाए तो 114वां संविधान संशोधन आया था। कब आया था? 114वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का प्रावधान था। स्थिति क्या है कि यह विधेयक पारित नहीं हुआ, अर्थात वर्तमान समय में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष ही है। इसको 65 वर्ष करने का प्रावधान कब लाया गया था? तो इसको 65 वर्ष करने का प्रावधान 114वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा लाया गया, लेकिन यह पास नहीं हो पाया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। क्या कह रहा है अगला पॉइंट्स कि हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों का वेतन और पेंशन की बारे में, सैलरी एंड पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो वेतन की बात करें तो स्रोत जो है राज्य की संचित निधि से इनका वेतन दिया जाता है। किसके द्वारा? राज्य की संचित निधि के द्वारा। पेंशन केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। ध्यान देना है कि हाई कोर्ट के जज को पेंशन जो दिया जाता है वह केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि वेतन किस निधि से दिया जाता है? तो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पूछ देगा कि वेतन, तो वेतन राज्य का रहता है। ये उस समय जो हाई कोर्ट का जज होता है तो राज्य का होगा, तो वेतन इसको राज्य देगा, राज्य की संचित निधि से। और जब ये सेवानिवृत्त हो जाएगा तो पेंशन इसको केंद्र से मिलता है, केंद्र की संचित निधि से मिलता है। बात करेंगे हाई कोर्ट के
न्यायाधीश का स्थानांतरण और कोलिजियन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है इसका स्थानांतरण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके लिए कोलिजियम की व्यवस्था है। प्रथम न्यायाधीशवाद कब आया था? तो प्रथम न्यायाधीशवाद आया था 1982 में। कब आया था प्रथम न्यायाधीश? तो प्रथम न्यायाधीशवाद आया था 1982 में। द्वितीय न्यायाधीशवाद कब आया था? तो द्वितीय न्यायाधीशवाद आया था 1993 में आया था। कब आया था? 1993 में आया था द्वितीय न्यायाधीशवाद, जिसमें क्या कहा गया था? तो इसमें एक निर्णय लिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि हाई कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण दंड की भावना से नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह सर्वोच्च न्यायालय में अपील देख सकने के लिए होता है। कोलिजियम की संरचना की स्थापना की बात करें तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कोलिजियम में राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु 5 सदस्य होंगे, जिसमें से मुख्य न्यायाधीश होगा और प्लस 4 वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे। तृतीय न्यायाधीशवाद कब आया था? तो तृतीय न्यायाधीशवाद आया था 1998 में। कब आया था? 1998 में आया था, ठीक है। निर्णय क्या लिया गया था? तो न्यायाधीशों के स्थानांतरण करते समय कोलिजियम में दो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे, ठीक है। तो कोलिजियम की संरचना स्थानांतरण के लिए कितनी हो गई? तो 1 + 4 + 2 बराबर कितनी हो गई? तो 7 हो गए। 1 जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, 4 जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश और 2 होंगे जो हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, ठीक है। यानी कि 2 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे ये। तो इस तरह से 7 न्यायाधीश जो होंगे वो कोलिजियम सिस्टम में शामिल होंगे हाई कोर्ट के न्यायाधीश को स्थानांतरण करने के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे हाई कोर्ट के न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में बात करेंगे। इसका क्षेत्राधिकार क्या है? तो हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकारों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला, प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार, जिसे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहा जाता है। तो हाई कोर्ट के इन मामलों की सुनवाई सीधे निचली अदालत में जाए बिना कर सकता है, ठीक है। यानी कि प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार जो है हाई कोर्ट का, तो वह क्या कहता है कि इस मामले में सुनवाई सीधे निचली अदालत में जाए बिना कर सकता है। जैसे वसीयत मामला हो गया, विवाह का मामला हो गया, तलाक का मामला हो गया, उत्तराधिकार के संबंधित जो मामले सीधे हाई कोर्ट इसको सुन सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या मामला है? संसद और विधानमंडल में चुनाव संबंधी जो विवाद है इसको भी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हाईकोर्ट सुन सकता है। मूल अधिकार की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं के उल्लंघन के संबंधित मामले जैसे रिट क्षेत्राधिकार या भी मौलिक क्षेत्राधिकार में आता है, किसके? हाई कोर्ट के। या डायरेक्ट इसको सुन सकता है, ठीक है। प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार कहलाता है उसके अंदर। राजस्व संबंधी मामले हैं जो राजस्व संग्रह से अधिनियम में शामिल हैं। संविधान की व्याख्या संबंधित सर्वाधिक मामले जो हैं, ठीक है। नोट दिया हुआ है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे 1973 से पूर्व बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास हाईकोर्ट की फौजदारी मामलों के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त था। किसमें? फौजदारी मामलों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त था, लेकिन 1973 में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। यानी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास हाईकोर्ट को फौजदारी मामलों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त था, लेकिन उनकी इस व्यवस्था को 1973 में समाप्त कर दिया गया। अब बात करेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में बात करेंगे। दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार, सिविल अपीलियंस ज्यूरिडिक्शन। हाई कोर्ट निचली अदालतों के दीवानी मामलों के फैसले के खिलाफ अपील सुन सकता है यदि मामला पेटेंट व कॉपीराइट से संबंधित हो। दूसरा, मामला में विधि का सार्वभौमित्व या महत्वपूर्ण प्रश्न निहित हो। मामला व्यापक जनहित से संबंधित हो। अपील निचला न्यायालय स्वयं प्रमाणित कर दे। तो क्या करेगा हाई कोर्ट? उस विचार पे अपना फैसला दे सकता है। तो दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या क्या शामिल है? मामला पेटेंट हो, कॉपीराइट वाला हो, विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें शामिल हो, मामला व्यापक जनहित से संबंधित हो और अपील जो है वो निचला न्यायालय उसे स्वयं प्रमाणित कर दिया है कि यह फैसला किस में सुनाया जाएगा, तो इस पर विचार करेगी हाई कोर्ट। यह बात अगर निचली अदालत बोल देती है तो उस पर यह फैसला सुनाया जा सकता है। अब बात करेंगे कि फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में, ठीक है। क्रिमिनल अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन। हाई कोर्ट निचली अदालतों के फौजदारी मामलों के फैसले के खिलाफ अपील सुन सकता है यदि निचली अदालत ने 7 या 7 वर्ष से अधिक की सज़ा सुनाई हो। तो इस पर हाई कोर्ट क्या करता है? विचार कर सकता है, फैसला दे सकता है। कितना? 7 या 7 वर्ष से अधिक अगर सज़ा सुनाई हो तो उस पर। दूसरा, निचली अदालत ने किसी को मृत्युदंड दे दिया हो तो उस पर भी हाई कोर्ट फैसला सुना सकता है, उस फैसले को बदल सकता है। तीसरा, अपील स्वयं प्रमाणित कर दे, यानी अपील जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है ये क्या कर दे? स्वयं प्रमाणित कर दे कि फैसला कहाँ पे जाए सुनाया जाएगा, तो या उस पर विचार होगा तो हाई कोर्ट में विचार होगा, तो उस मामले में क्या करेगा कि हाई कोर्ट उस फैसले पर अपना विचार करेगा। तो इस तरह से हाई कोर्ट के 3 अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं, ठीक है। प्रारंभिक, दीवानी और फौजदारी। बढ़ते हैं अगले नोट्स की तरफ, पॉइंट्स की तरफ।
अब बात करेंगे हाई कोर्ट का जो अनुच्छेद दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि 214 से लेके 232 तक, कितना था, 232 तक था। तो 214 से 232 तक है। और भाग की बात करें तो भाग 6 में वर्णन किया गया किसका, हाई कोर्ट का, ठीक है। तो आर्टिकल अब हम शुरू करते हैं। 214 में क्या लिखा हुआ है आर्टिकल में, तो लिखा है कि राज्यों के लिए हाई कोर्ट का प्रावधान, और यह जो प्रावधान होगा प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। हालांकि एक हाई कोर्ट 2 या अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। 215 क्या कह रहा है कि हाई कोर्ट का अभिलेखीय न्यायालय होगा, ठीक है। 215 में अभिलेखीय न्यायालय की बात किस में कही गई है हाई कोर्ट को, तो 215 में। हाई कोर्ट के गठन की बात किस में कहा गया है, 216 में। न्यायाधीशों की योग्यता और नियुक्ति और कार्यकाल, अभी हमने पढ़ लिया था ना कि हाई कोर्ट का योग्यता की बात करेंगे, कार्यकाल की बात करेंगे और नियुक्ति की बात करेंगे, तो किस में शामिल है, तो ये तीनों शामिल होगा 217 में, ठीक है। 218 में क्या कहा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ प्रावधानों को हाई कोर्ट पर लागू होना, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ प्रावधान है वो प्रावधान हाई कोर्ट पे भी लागू होंगे, यह बात किस में कही गई है, 218 में। न्यायाधीशों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, यानी न्यायाधीश जो शपथ लेगा उसका बात किस में किया गया, तो आर्टिकल 219 में हाई कोर्ट का न्यायाधीश शपथ लेगा। 220 में अस्थायी न्यायाधीश रहने के बाद विधि व्यवसाय पर निर्बंधन या प्रतिबंध लगा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट या अन्य हाई कोर्ट को छोड़कर भारत में कहीं और वकालत न करना। किसमें प्रतिबंधन लगाया जा सकता है, तो अस्थायी न्यायाधीश हटाने के बाद विधि व्यवसाय पर प्रतिबंधन लगाया जा सकता है 220 में। वेतन की बात किस में कही गई है, तो 221 के अनुच्छेद में हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन की बात कही गई है, ठीक है। और ये वेतन कहाँ से मिलता है, तो राज्य के निधि से मिलता है, ठीक है, संचित निधि से। और पेंशन केंद्र की संचित निधि से मिलता है। आर्टिकल 222, 222, 222 न्यायाधीशों का स्थानांतरण, न्यायाधीशों का स्थानांतरण दो यानी स्थानांतरण मांग रहा है, दो स्थानांतरण मांग रहा है न्यायाधीश। तो न्यायाधीश हाई कोर्ट के न्यायाधीश के स्थानांतरण की बात किस में कही गई है, 222 में। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात किस में कही गई है, 223 में। 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति 224 में। अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति 224 में। हाई कोर्ट की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात किस में कही गई है, तो 224 के ए में कही गई है। किस में कही गई है, 224 के ए में क्या कहा गया कि हाई कोर्ट की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 में हाई कोर्ट के अधिकारिकता या क्षेत्राधिकार का जारी रहना। 225 में हाई कोर्ट के अधिकारिकता क्षेत्राधिकार का जारी रहना। 226 में रिट जारी करने की हाई कोर्ट की शक्ति। रिट जारी करने की हाई कोर्ट की शक्ति मूल अधिकारों के प्रवर्तन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसमें, 226 में कहा गया। किसमें कहा गया है, 226 आर्टिकल में। 227 में निचली अदालतों पर अधीक्षण या पर्यवेक्षण की शक्ति, जिसमें प्रशासनिक नियंत्रण शामिल है। शक्ति न्यायिक और प्रशासनिक दोनों होती है, यानी निचली अदालतों पर अधीक्षण की बात किसमें कही गई है, तो हाई कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 227 में। 227 में हाई कोर्ट क्या करेगा कि निचली अदालतों पर अधीक्षण या पर्यवेक्षण कर सकता है। किसी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मामले को हाई कोर्ट द्वारा अपने पास मंगाना किस प्रावधान में कहा गया है, तो आर्टिकल 228 के तहत किसी भी मामले को निचली अदालत से हाई कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है, तो 228 रुपये में मंगवा सकता है। 229 में तो हाई कोर्ट के अधिकारी, कर्मचारी व व्यय की बात किस में कही गई है, तो 229 में। और ये किससे संबंधित है, तो नियुक्त हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल करेगा। वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे, यानी हाई कोर्ट के अधिकारी, कर्मचारी व व्यय से संबंधित, यानी कि हाई कोर्ट के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके ऊपर व्यय जो किया जाएगा वो किस अनुच्छेद में कहा गया है, 229 में कहा गया है, ठीक है। 229 में कि 230 और 31 में क्या कहा गया कि हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार, जैसे हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार 2 या 2 से अधिक राज्यों या यूनियन टेरिटरीज तक बढ़ाया जा सकता है। किसमें कहा गया, 230 और 31 में कहा गया है। 232 को समाप्त करने का उल्लेख है, अनुच्छेद 232 को समाप्त करने का उल्लेख किया गया है। 233 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जा सकती है, यानी कि 233 का संबंध किससे है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संबंधित है। किससे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संबंधित है। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो राज्यपाल द्वारा की जाएगी। और किसके परामर्श से, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। तो 232 तक तो किस में था, हाई कोर्ट का है, और 232 जो आर्टिकल है वो निरस्त कर दिया गया, समाप्त करने का उल्लेख है। तो यह वीडियो था हाई कोर्ट से संबंधित। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।